दोस्तों आज हम लोग PT 365 का जो इकोनॉमिक्स की जो बुक आई है उसको पढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप विषय सूची एक बार देख लीजिए। ये रहा विषय सूची। अब चलिए शुरू करते हैं सीधे। पहला है समृद्धि और विकास, मतलब कि जो समृद्धि और विकास से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP का अनुमान सुर्खियों में क्यों? वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल से जून अवधि के दौरान भारत की रियल GDP वृद्धि दर 7 से 8% थी। भारत में GDP गणना की मौजूदा विधियां रियल नॉमिनल GDP। अच्छा, कौन कौन सी विधियां हैं तो उनको यहाँ पढ़ते हैं। रियल नॉमिनल GDP सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रत्येक 3 माह में सकल मूल्यवर्धन की गणना करता है। रियल GDP की गणना के लिए स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011-12 और नॉमिनल GDP की गणना के लिए चालू कीमतों का उपयोग किया जाता है। GDP अपस्फीति कारक या रियल GDP और नॉमिनल GDP का अनुपात होता है। यह अनुपात बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के चलते GDP में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। GDP की गणना के लिए दृष्टिकोण: उत्पादन या मूल्यवर्धित विधि। इस विधि में उत्पादन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है। आय विधि: इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय का मापन किया जाता है। व्यय विधि: इस विधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय का मापन किया जाता है। आदर्श रूप से उपर्युक्त तीनों विधियों में समृद्धि दर समान होनी चाहिए। हालांकि डेटा के संग्रह और उसके प्रसंस्करण में भिन्नता के कारण इन तीनों विधियों में अक्सर अंतर आ जाता है। 2014-15 में GDP की गणना के तरीके में बदलाव किए गए। 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला की शुरुआत की। GDP गणना का आधार वर्ष पहले 2004-5 था, जिसे संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया। अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखने और अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को दर्शाने के लिए आधार वर्ष को समय समय पर संशोधित किया जाता है। नई श्रृंखला में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 की नवीनतम सिफारिशों तथा राष्ट्रीय खातों के संकलन पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है। विकास को मापने के लिए GDP एक अच्छा संकेतक क्यों नहीं है? इसकी गणना में आर्थिक अपराध, प्रदूषण, असमानता और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे बाह्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। शांति, पर्यावरण संरक्षण या पारिवारिक जुड़ाव सहित कई प्रमुख कारकों की गणना GDP के जरिए नहीं की जाती है। सामाजिक नुकसान से होने वाले आय की भी गणना, उदाहरण के लिए किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत जैसी आर्थिक गतिविधियां भी GDP में शामिल की जाती हैं। इसमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं या प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा शामिल नहीं होता है, जैसे स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता आदि। GDP गणना की वर्तमान पद्धति में चुनौतियां: अलग अलग क्षेत्रकों से संबंधित पुराने डेटा की मौजूदगी, असंगठित क्षेत्र का लेखांकन, कुछ उत्पादक गतिविधियों को बाहर रखना जैसे घरेलू कार्य। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक अद्यतन सुर्खियों में क्यों? नीति आयोग ने 2005-6 में भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया है।
बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें राष्ट्रीय MPI का उपयोग किया गया है। इस डिस्कशन पेपर यानी चर्चा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह 2014 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। गरीबी की गहनता में भी कमी आ रही है, जिससे पता चलता है कि वंचित आबादी के बीच अभाव का स्तर कम हो रहा है। गरीबी के सकल अनुपात में गिरावट का स्तर 2005-06 में से 2015-16 की तुलना में 2015-16 से 2019-21 के बीच अधिक तीव्र रही थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में बहुआयामी गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। सभी 12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI संकेतक सुधार के महत्वपूर्ण संकेत दर्शा रहे हैं। अभाव का सबसे अधिक स्तर खाना पकाने के ईंधन और आवास संबंधी संकेतकों में है। अभाव का सबसे कम स्तर बाल एवं किशोर मृत्यु दर, बिजली और बैंक खाते के संकेतकों में है। यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत सतत विकास लक्ष्य SDG 1.2 को 2030 से काफ़ी पहले हासिल कर सकता है। SDG 1.2 में बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करने का उल्लेख है। MPI के बारे में NFHS 4 से लिए गए आंकड़ों के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय MPI 2021 में जारी किया गया था। सरकार की दीर्घ पहल के तहत नीति आयोग MPI हेतु नोडल एजेंसी है। दीर्घ पहल कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करती है। भारत के राष्ट्रीय MPI की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि अल्किरे-फोस्टर पद्धति, यह दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति के आधार पर लोगों को निर्धन या गैर निर्धन के रूप में चिन्हित करती है। AF पद्धति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अभाव वंचन स्कोर भारत के राष्ट्रीय MPI निर्धनता कट ऑफ 33.33% के बराबर या उससे अधिक है तो उसे MPI निर्धन माना जाता है। राष्ट्रीय MPI के उप सूचकांक हेड काउंट रेशियो, कितने व्यक्ति निर्धन हैं। जनसंख्या में मौजूद बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात वस्तुतः बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। MPI बराबर बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या। क्या आप जानते हैं अल्किरे-फोस्टर विधि से गरीबी का प्रसार, संख्या और गहन तीव्रता दोनों दिखाई जा सकती है। अल्किरे-फोस्टर विधि गरीबी के विभिन्न संकेतकों में एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उस समय अनुभव की जाने वाली अभावों या ओवरलैपिंग वाले अभावों की संख्या की गणना करती है। यह विधि गरीबी या खुशहाली को मापने के लिए लचीली तकनीक है। निर्धनता की व्यापक तीव्रता, निर्धनता का स्तर क्या है। इसका आकलन बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों के औसत अनुपात से किया जाता है। व्यापकता तीव्रता की गणना के लिए सभी निर्धन लोगों की अभावग्रस्तता के भारित स्कोर को जोड़ा जाता है और फिर उसे निर्धन लोगों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की व्यापक तीव्रता का गुणा करके MPI मान निकाला जाता है। यह निर्धनता के दायरे में शामिल लोगों और उनके बचाव वंचन के स्तर दोनों को दर्शाता है। भारत के राष्ट्रीय MPI के संकेतक, राष्ट्रीय MPI मॉडल में वैश्विक MPI मॉडल के 10 मूल संकेतकों का उपयोग किया गया है। हालांकि इसके अलावा इसमें 2 अन्य संकेतक मात्र स्वास्थ्य और बैंक खाता जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य पोषण, घर का एक भी सदस्य कुपोषित हो, परिवार में कोई भी 15 से 49 वर्ष की बीच की महिला या 15 से 65 वर्ष की 54 वर्ष की बीच के पुरुष का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम हो। 0 से 59 माह के बीच का कोई भी बच्चा कुपोषित हो।
बाल एवं किशोर मृत्यु दर सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम के किसी बच्चे या किशोर की मृत्यु हो गई हो। मातृ स्वास्थ्य सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और उसने कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त न किया हो। शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष परिवार का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाया हो। स्कूल अटेंडेंस, स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा उस उम्र तक नहीं जा पाया हो जब तक उसे कक्षा 8 में होना चाहिए। जीवन स्तर, कुकिंग फ्यूल, परिवार गोबर, कृषिगत फसलों, झाड़ियों, लकड़ी, चारकोल या कोयले से भोजन पकाता हो। सैनिटेशन, परिवार के पास साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं हो या उसके पास बेहतर सुविधा तो है लेकिन वह अन्य परिवारों के साथ साझा करता है। पेयजल, परिवार के पास पेयजल की बेहतर सुविधा नहीं है या पेयजल की अच्छी व्यवस्था घर से कम 30 मिनट की दूरी पर है। विद्युत, घर में बिजली की सुविधा नहीं है। आवास, परिवार के पास उपयुक्त आवास नहीं हो अर्थात फर्श प्राकृतिक सामग्रियों से बनाई गई हो और या छत या दीवारें मिट्टी या लकड़ी की हैं। परिसंपत्ति, परिवार के पास निम्नलिखित में से एक से अधिक संपत्ति नहीं है। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर और कार या ट्रक। बैंक खाता, परिवार के किसी भी सदस्य के पास बैंक खाता या डाकघर खाता नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा को MPI संकेतक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल MPI 2023, इसे 2010 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। MPI वस्तुतः 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर अभावों को ट्रैक करता है। ग्लोबल MPI 2023 के मुख्य बिंदु 110 देशों में 6.6 अरब आबादी में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी निर्धन की श्रेणी में शामिल हैं। कुल निर्धन लोगों में से लगभग 2/3 73 करोड़ लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और कम आय वाले देशों में MPI का केवल 10% हिस्सा रहता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाकर 2014 से 2023 तक करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। गौरतलब है कि DBT के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धन भेजकर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। DBT के बारे में उद्देश्य, केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को आवंटित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और हेरफेर की गुंजाइश को समाप्त करना। शुरुआत, इसे 2013 में देश के चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया था। बाद में इसे 2014 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। नोडल एजेंसी, DBT मिशन और उससे संबंधित मामलों को मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव समन्वय और लोक शिकायत के अधीन रखा गया है। लोगों को धन का भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। आधार की अनिवार्यता, DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है चूँकि आधार एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिए आधार की प्राथमिकता दी जाती है तथा लाभार्थियों को आधार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। DBT को सक्षम बनाने वाले घटक, जैम, जनधन, आधार और मोबाइल। DBT जैम त्रयी की सहायता से लाभ अंतरण में रिसाव की समस्या समाप्त हो गई है। लक्षित लोगों तक योजना का लाभ पहुंचने लगा है, साथ ही इससे नकदी रहित और समयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाया है। DBT के तहत योजनाओं का दायरा, नकद अंतरण, उदाहरण के लिए पहल, मनरेगा, NSEP आदि। इन काइंड ट्रांसफर, वस्तुओं के रूप में अंतरण, सरकार द्वारा मध्यवर्ती एजेंसी की सहायता से व्यक्तियों को दिए जाने वाला एक प्रकार का अंतरण, उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अन्य अंतरण, इसके तहत
सरकार से अलग अलग गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को अंतरण करना शामिल है। ये गैर सरकारी कार्यकर्ता अंतिम छोर तक अलग अलग सरकारी योजनाओं को की पहुंच को सुगम बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एनएचएम के तहत आशा कार्यकर्ता, आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थियों को समय पर उनके घर पर ही पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। भुगतान बैंक। इसके चलते देश के दूर दराज के इलाकों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार में वृद्धि हुई है। मोबाइल मनी। पहचान के लिए आधार का उपयोग करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कैशलेस लेन देन हेतु एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित करना। स्वयं सहायता समूह। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लखपति दीदी योजना के बारे में वर्ष 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह पहल शुरू की थी। उद्देश्य ग्रामीण एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना। दृष्टिकोण। यह पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। शामिल की गई गतिविधियाँ महिलाओं को प्लम्बिंग, लेड बल्ब बनाने तथा ड्रोन के संचालन और उसकी मरम्मत करने जैसे कौशल प्रदान किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह के बारे में। एसएचजी गांव आधारित अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है। यह आमतौर पर 10-20 स्थानीय महिलाओं से मिलाकर बनी होती है। यह प्रकृति में स्वैच्छिक होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में लगभग 12 मिलियन एसएचजीज कार्यरत हैं। इनमें से 88% एसएचजीज की सभी सदस्य महिलाएं हैं। भारत में एसएचजी की सफलता की कुछ उदाहरणों में केरल में कुदुम्बश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल, लद्दाख में लुम्स आदि शामिल हैं। सामूहिक जिम्मेदारी। किसी एसएचजी में समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं। महत्व। वित्तीय समावेशन। एसएचजीज से लगभग 10 करोड़ परिवार जुड़े हैं। महिला सशक्तिकरण। कुल एसएचजीज में 84% एसएचजीज महिलाओं के नेतृत्व में हैं। क्षमता निर्माण। वित्तीय साक्षरता के लिए प्रशिक्षण। गरीबी उन्मूलन। द्वितीयक या अन्य गतिविधियों से आय सृजन में सहायक। आय और बचत में क्रमशः 19% और 28% की वृद्धि हुई है। कुल ऋण में अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की हिस्सेदारी में 20% की गिरावट आई है। एसएचजीज को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM वर्ष 2011 में NRLM के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रमुख विशेषताएं। गरीब ग्रामीण महिलाओं को एसएचजीज से जोड़ना और उनको लगातार बढ़ावा तथा सहायता प्रदान करना। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर DNRLM कर दिया गया। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम 2016 में DNRLM के तहत उपयोजना। गैर कृषि क्षेत्रकों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने में एसएचजीज को सहायता प्रदान करना। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 2011 में DNRLM के तहत उपयोजना। कृषि में शामिल महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुनियोजित निवेश करके उन्हें मजबूत बनाना। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि आधारित आजीविका का निर्माण करना और उसे बनाए रखना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014 DNRLM के तहत उपयोजना। 15 से 35 वर्ष की आयु के सबसे गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करना। वुमनिया पहल 2019 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस गेम पोर्टल पर अनौपचारिक क्षेत्र से महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 2023 ग्रामीण विकास मंत्रालय 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान 15,000 चयनित एसएचजीज को ड्रोन प्रदान करना ताकि कृषि कार्य के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन सेवा प्राप्त हो सके। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार एसएचजी बीएल प्रोग्राम के तहत वित्त वर्ष 2013-14 से नवंबर 2023 तक एसएचजीज को लगभग 7.68 लाख करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिया जा चुका है। एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना के बारे में एसएचजी बीएल बचत आधारित सूक्ष्म वित्त का एक मॉडल है। इसकी शुरुआत 1992 में नाबार्ड ने की थी। इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण देने व बचत खाते खोलने हेतु अधिकृत किया गया था। एसएचजी बीएल के घटक सदस्यों को प्रशिक्षित करना और बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ समन्वय, ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंक सखियों का प्रशिक्षण और पदस्थापन, ग्रामीण बैंक शाखाओं में समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र आरंभ करना, एसएचजीज का क्रेडिट लिंकेज यानी बैंकों से ऋण मिलाना, कार्यक्रम के तहत विभिन्न चरणों का विकास। चरण 1 1990 से 2005 नाबार्ड ने एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई है। आरबीआई ने बैंकों की अनुमति दी कि वे एसएचजी को ऋण दें। हालांकि दिए जाने वाले ऋण मुख्य तौर पर सब्सिडी आधारित है। चरण 2 2006 से 2012 नीतिगत बदलाव के तहत व्यक्तियों को लक्षित करने के बजाय समूह को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चरण 3 2012 से अब तक DNRLM का शुभारंभ ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पेशेवर श्रम बल हेतु समर्पित व्यवस्था स्थापित की जा रही है। पूंजीगत सब्सिडी को हटाया गया है और ब्याज सब्सिडी की शुरुआत की गई है। संबंधित सुर्खियां। भारत में सूक्ष्म वित्त हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। MFIN गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक मंच है। इसे 2009 में स्थापित किया गया था। यह देश के सूक्ष्म वित्त संस्थानों का शीर्ष निकाय है। सूक्ष्म वित्त से आशय विभिन्न आय वाले ऐसे व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है जो आमतौर पर किसी कारणवश पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं हुए हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र। NBFC MFIs अन्य विनियमित संस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म वित्त प्रदान करते हैं। MFIs की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में गिरावट आई है। ये वित्त वर्ष 2022 के 5 से 6% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 2.7% पर आ गई हैं। मतलब 5.6% से घटकर 2.7% आ गई हैं। सूक्ष्म वित्त प्रदायगी में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है। इसकी हिस्सेदारी पिछले साल 37.7% थी, जो इस साल घटकर 34.9% रह गई है। राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी। राज्य यहाँ अब राजकोषीय नीति से जो भी रिलेटेड आर्टिकल है वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। राज्य वित्त सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त 2023-24 के बजट का अनुमान अध्ययन शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम है भारतीय राज्यों की राजस्व डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। बजटीय अनुमान के अनुसार 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय में 42.6% की वृद्धि होगी। यह GDP के 2.9% के बराबर है। राज्यों का ऋण GDP अनुपात 2023 के अंत तक कम होकर 27.5% रह गया।
मार्च 2021 के अंत में यह 31% था। राजस्व सुधारों यानी राजस्व संग्रह और राजस्व व्यय में सुधारों ने इस कमी में मुख्य भूमिका निभाई है। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटा अनुपात में गिरावट आई है। यह अनुपात 2020-21 में 4.1% था, जो कम होकर 2021-22 में 2.8% हो गया। इस गिरावट की मुख्य वजहें हैं राजस्व व्यय में कमी तथा राजस्व संग्रह में वृद्धि। कर संग्रह में उछाल, वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से राज्यों के कर उछाल में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात में कर संग्रह में वृद्धि को टैक्स वोयेंसी कर उछाल कहते हैं। टैक्स वोयेंसी के 1 से अधिक होने से आशा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व अधिक तीव्र दर से बढ़ रही है। एनके सिंह समिति की सिफारिश है। केंद्र और राज्यों के संयुक्त ऋण जीडीपी अनुपात 2023 तक कम करके 60% किया जाना चाहिए। इसमें केंद्र के 40% और राज्यों के लिए 20% की सीमा निर्धारित थी। समिति ने एस्केप क्लॉज का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया था। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में राजकोषीय लक्ष्यों, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा संबंधी में छूट दी जा सकती है। राज्यों का पूंजीगत व्यय सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह मंजूरी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत दी गई है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के बारे में योजना की शुरुआत। इस तरह की योजना पहली बार वित्त मंत्रालय ने 2020-21 में कोविड-19 के महामारी के दौरान की थी। उद्देश्य राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना, साथ ही इसका उद्देश्य पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को प्राप्त करना है। सहायता, इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के भाग, इस योजना के 8 भाग हैं। भाग 1 के तहत सर्वाधिक यानी 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। योजना के अन्य भाग या तो सुधारों से जुड़े हैं या क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित हैं। भाग 1 के तहत राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राशि आवंटित की गई है। यह आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है। राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के रुझान, उच्चतर सब्सिडी व्यय। राज्यों के पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2022 में 29% की वृद्धि हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2023 में वृद्धि सामान्य या सपाट रही है। वित्त वर्ष 2023 में पूंजीगत व्यय में कमी आने के बावजूद सब्सिडी पर राज्यों का खर्च तेज गति से बढ़ा है। कैपेक्स को पूंजीगत व्यय के रूप में भी जाना जाता है। यह सरकारी खर्च का ऐसा हिस्सा है जो स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सड़कों, पुलों, बांधों, रेलवे लाइनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण में व्यय होता है। पूंजीगत व्यय का लक्ष्य, बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अध्ययन के अनुसार 25 राज्यों ने वित्त वर्ष 2023 में समग्र रूप से अपने पूंजीगत व्यय के निर्धारित लक्ष्य का 76% हासिल कर लिया है। पूंजीगत व्यय जीडीपी अनुपात, राज्यों का पूंजीगत व्यय जीडीपी अनुपात 2021-22 के 2.3% से बढ़कर 2022-23 में 2.9% होने की उम्मीद है। पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय, निधियों को शीघ्र जारी करना। वित्त वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करने की बजाय केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने में मदद करने के लिए कर हस्तांतरण की किस्तें शुरुआत में ही जारी कर रही है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों के ऋणों को विनियमित किया है। केंद्र ने राज्यों की वार्षिक निम्न ऋण उधारी सीमा के हिस्से के रूप में ऑफ बजट उधारों को शामिल करके राज्यों के लिए उधार मानदंडों को सख्त कर दिया है। ऑफ बजट उधार का तात्पर्य राज्य सरकार की संस्थाओं, विशेष प्रयोजनों, वाहनों आदि द्वारा लिए गए ऋण से है, जहां मूलधन और ब्याज का भुगतान उधार लेने वाली संस्थाओं के नकदी प्रवाह या राजस्व से करने के बजाय राज्य सरकार के अपने बजट से किया जाता है। उत्पादन प्रबंधन प्रोत्साहन, पीएलआई योजना।
इसके तहत 14 प्रमुख क्षेत्रकों में उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु पूंजीगत व्यय किया जाता है। इस योजना के अन्य भाग 2 पुराने वाहन की स्क्रैपिंग हेतु प्रोत्साहन। भाग 3 नगर योजना निर्माण संबंधी सुधार। भाग 4 शहरी स्थानीय निकायों में वित्त पोषण संबंधी सुधार। भाग 5 पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाकों में पुलिसकर्मियों हेतु आवास की सुविधा। भाग 6 राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु यूनिटी मॉल का निर्माण करना। भाग 7 बच्चों और किशोरों के लिए समर्पित पुस्तकालय एवं डिजिटल अवसंरचना। भाग 8 राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विक्रेताओं और लाभार्थियों को समय पर धनराशि जारी करने हेतु प्रोत्साहन। सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेब्ट सुर्खियों में क्यों? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य सरकारी स्तर पर भारत का सार्वजनिक ऋण GDP अनुपात वर्ष 2005-06 के 81% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 84% हो गया है। हालांकि यह वर्ष 2022-23 में पुनः 81% हो गया। अन्य संबंधित तथ्य IMF के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के अनुच्छेद 4 के तहत आमतौर पर IMF हर साल सदस्यों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करता है। इस रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं वित्तीय स्थिरता के कारण भारत में ठोस आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। सार्वजनिक ऋण के बारे में सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की देनदारियों को दर्शाता है। इसका भुगतान भारत की संस्कृति से किया जाता है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 में है। भारत में सार्वजनिक ऋण की वर्तमान स्थिति मार्च 2023 के अंत तक केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण इसके सकल घरेलू उत्पाद का 57.1% था। 2022-23 में सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 81% था। सामान्य सरकारी ऋण सरकारी क्षेत्र केंद्र राज्य सरकारें और विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश की ऋणग्रस्तता को दर्शाता है। मार्च 2022 के अंत में आंतरिक घरेलू ऋण सार्वजनिक ऋण का 94.6% था। सार्वजनिक ऋण आंतरिक घरेलू ऋण बाह्य विदेशी ऋण बिक्री योग्य प्रतिभूतियाँ गैर बिक्री योग्य प्रतिभूतियाँ सरकारी प्रतिभूतियाँ ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल मध्यवर्ती बिल गैर बिक्री योग्य प्रतिभूतियाँ मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल्स स्मॉल सेविंग्स एवं के एवज में प्रतिभूतियाँ आदि। बाह्य विदेशी ऋण अधिकांश बाह्य विदेशी ऋण बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे IDA IBRD ABD आदि से लिए गए हैं। उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण और इसके निहितार्थ कारण कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया। भारत द्वारा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए और अवसंरचना से जुड़ी हुई परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाया गया है। राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि के बिना सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर जारी रखने के कारण सरकार को और अधिक ऋण लेना पड़ सकता है। ब्याज चुकाने की लागत में होने वाली वृद्धि निहितार्थ इससे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन ग्रीन ट्रांजिशन जैसी उभरती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए राजकोषीय संसाधन सीमित हो जाते हैं। भारत में ब्याज भुगतान पर GDP का 5% खर्च होता है। यह उभरते बाजारों और विकासशील देशों के औसत से लगभग दोगुना है। इससे क्राउडिंग आउट प्रभाव पड़ता है, यानी इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण निवेश संबंधी निजी व्यय में कमी आती है। संबंधित सुर्खियाँ बाह्य ऋण पर विश्व बैंक रिपोर्ट। विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट में मिश्र और मध्यम आय वाले 122 देशों के विदेशी ऋण से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। ऋण में ऐतिहासिक वृद्धि। LMIC द्वारा सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण भुगतान मूलधन प्लस ब्याज 2022 में कुल 443.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऋण भुगतान करने से जुड़ी लागत बढ़ती ब्याज दरों और विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण बाह्य ऋण को चुकाना कठिन हो सकता है।
2022 में भारत की ऋण भुगतान लागत इसकी सकल राष्ट्रीय आय की 2% थी। प्राथमिकताओं में कमी, ऋण चुकाने से विकास संबंधी अन्य प्राथमिकताओं, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर खर्च में कमी आ सकती है। धन का बाहर जाना, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक नीति के कारण निवेशकों को अमेरिकी और यूरोपीय बॉन्ड बाजारों में आकर्षक रिटर्न मिल रहा है। बजटेतर उधारियां सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने भारत सरकार द्वारा बजटेतर उधारियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। ओबीबीएस के बारे में बजटेतर उधार से आशय उन उधारियों से है जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता है, भले ही उनके पुनर्भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया जाता हो। इस प्रकार राजकोषीय निहितार्थ के बावजूद बजटेतर उधार राजकोषीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं है। सरकार प्रत्यक्ष रूप से बजटेतर उधार नहीं लेती है, बल्कि उसके निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा उधार लिया जाता है। उदाहरण के लिए, खाद्य सब्सिडी बिल का भुगतान करने के लिए एफसीआई द्वारा लिया गया उधार। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 से बंद कर दी गई है। सरकार द्वारा बजटेतर उधार का सहारा लेने के पीछे कारण राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार करना, संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत उधार लेने की सीमा से बचना। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सरकारों के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है या ऐसे ऋण हैं जहां केंद्र गारंटर है, तो उस स्थिति में राज्यों को नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। केंद्रीय अनुदान में देरी या राजस्व के अन्य स्रोतों में कटौती से बचना। ओबीबी के अधिक होने के प्रभाव, यह एक अदृश्य देनदारी है जो सरकार के लिए ऋण जाल का कारण बन सकती है। इससे जवाबदेही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि आमतौर पर इसकी जांच नहीं की जाती है। बजटेतर उधार के तरीके, राष्ट्रीय बचत योजनाएं, सरकारी फुल सर्विस गारंटी प्राप्त बॉन्ड, घरेलू विदेशी बाजार से उधार लेना आदि। चालू खाता घाटा सुर्खियों में क्यों? वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 9.2 बिलियन डॉलर हो गया, जो पहले 1.3 बिलियन डॉलर था। हालांकि बाद में यह दूसरी तिमाही में 23-24 में घटकर जीडीपी के 1% पर आ गया है। कैड के बारे में भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच किसी विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में वस्तुओं सेवाओं की परिसंपत्तियों के लेन देन को शामिल किया जाता है। चालू खाता भुगतान संतुलन, चालू खाता भुगतान संतुलन के दो खातों में से एक है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात तथा अंतरण भुगतान को दर्ज किया जाता है। अंतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट, ऐसी प्राप्तियां हैं जो निवासियों द्वारा किसी वर्तमान या भावी भुगतान के बिना निःशुल्क प्राप्त की जाती है। इसमें प्रेषण, उपहार और अनुदान शामिल हैं। पूंजी खाता में एक विशिष्ट समय, आमतौर पर एक वर्ष में संपत्ति की अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बिक्री जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स आदि को दर्ज किया जाता है। भुगतान संतुलन, बीओपी, चालू खाता, पूंजीगत खाता, विजिबल दृश्य, इनविजिबल अदृश्य, कच्चा तेल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, स्वर्ण आदि, आयात निर्यात। इनविजिबल अदृश्य में सेवा प्लस, आय, लाभ, ब्याज, लाभांश, अंतरण, विप्रेषण, दान, उपहार। पूंजीगत खाता,
निवेश एफडीआई एफआईआई, ऋण सरकारी ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधारी, एनआरआई बैंक खाता। भारत के कैड में हुई वृद्धि के पीछे कारण उच्च व्यापार घाटा, बढ़ते आयात और घटते निर्यात के कारण कैड यानी भुगतान चालू खाता घाटा बढ़ा है। सेवा प्राप्तियों में गिरावट, मुख्य रूप से कंप्यूटर, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में कमी के कारण निवल सेवा प्राप्तियों में कमी आई है। वैश्विक कारकों का प्रभाव, धीमी वैश्विक समृद्धि का भारत की निर्यात उन्मुख सेवाओं और रेमिटेंस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कैड के स्तर को कम से कम बनाए रखने में चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तेल की बढ़ती कीमतें, तेल की कीमतों में प्रत्याशित वृद्धि में वाणिज्यिक व्यापार घाटा बढ़ जाता है। तेल की ऊंची कीमतों के कारण आयात की लागत बढ़ती है, जिससे समग्र कैड भी प्रभावित होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में गिरावट, निवल एफडीआई में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे समग्र भुगतान संतुलन प्रभावित हुआ है। कैड बढ़ने से संभावित खतरे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारत किसी बाह्य क्षेत्र संकट में आए बिना जीडीपी से के 2.5 से 3% के चालू खाता घाटा को बनाए रख सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, हालांकि बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, कोविड-19 के नए वेरिएंट का डर और अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के खतरों के साथ निम्नलिखित अन्य खतरे कैड को बढ़ा सकते हैं। विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपनी पूंजी निकाला जाना या सीमित पूंजी का ही निवेश। विनिमय दर, लंबी अवधि के लिए उच्च चालू खाता घाटा मुद्रा की वैश्विक मांग को कम कर देता है। इससे मुद्रा विनिमय दर में तीव्र गिरावट की स्थिति पैदा हो सकती है। मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण घरेलू बजट में और गिरावट आना, जिससे निवेश में कमी आती है या विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी उधार लेना पड़ता है। भुगतान असंतुलन, इससे भुगतान असंतुलन या भुगतान संकट की स्थिति पैदा हो सकती है, जैसा कि एशियाई वित्तीय संकट 1997 और हाल ही में श्रीलंकाई संकट के दौरान देखा गया। दिनांकित प्रतिभूतियाँ यानी डेटेड सिक्योरिटीज़ सुर्खियों में क्यों? केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार में 6.55 ट्रिलियन रुपए उधार लेगी। इस बाजार उधारी से सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करेगी, जो कि जीडीपी का 5.9% है। सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या हैं? G-Secs क्या हैं? G-Sec सरकारी प्रतिभूतियाँ केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य लिखत है। यह सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यवहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए इन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखत कहा जाता है। दिनांकित G-Secs ऐसी प्रतिभूतियाँ होती हैं जिनमें एक निश्चित ब्याज दर या फ्लोटिंग कूपन ब्याज दर प्राप्त होता है। इनका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है। आमतौर पर दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। दिनांकित प्रतिभूतियों से जुड़े जोखिम, ब्याज जोखिम, ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण निदेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव आता है, जिससे बाजार जोखिम उत्पन्न होता है। यदि प्रतिभूतियों को प्रतिकूल मूल्यों पर बेचा जाता है तो उससे मूल्य ह्रास होगा। पुनर्निवेश जोखिम, कई बार कूपन पेमेंट या दिए गए ऋण का मूलधन मिलने के समय जब उसे पुनर्निवेश किया जाता है तो कम ब्याज मिलता है और परिणाम स्वरूप रिटर्न भी कम मिलता है। तरलता चलनिधि जोखिम, जब निवेशक किसी प्रतिभूति के लिए खरीदार की अनुपलब्धता के कारण अपनी प्रतिभूति का विक्रय नहीं कर पाता है तो उसे चलनिधि जोखिम कहते हैं। ट्रेजरी बिल, G-Secs के अन्य प्रकार, ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल,
ट्रेजरी बिल्स मुद्रा बाजार से संबंधित विपत्र होते हैं, इसलिए ये भारत सरकार द्वारा जारी अल्पावधि ऋण विपत्र होते हैं। वर्तमान में 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल्स जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स शून्य कूपन प्रतिभूतियाँ होती हैं और उन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। ये अंकित मूल्य से कम पर बट्टे पर जारी किए जाते हैं और इनका मोचन अंकित मूल्य पर होता है। कैश मैनेजमेंट बिल्स CMBs टी बिल के ही समान होते हैं, हालांकि इन्हें 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया जाता है। राज्य विकास ऋण SDL दिनांकित G6 के समान ही होते हैं। ये राज्य सरकारों द्वारा सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियाँ हैं। सरकारी प्रतिभूतियाँ कैसे जारी की जाती हैं? जारी करने का तरीका, सरकारी प्रतिभूतियों को RBI द्वारा ई-कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित नीलामी के जरिए जारी किया जाता है। भागीदारी, RBI के तहत फंड्स अकाउंट, चालू खाता और सिक्योरिटीज अकाउंट धारण करने वाले वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, प्राइवेट डीलर्स, बीमा कंपनियाँ और प्रोविडेंट फंड्स ई-कुबेर के सदस्य होते हैं और वे नीलामी में भाग लेते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और कॉर्पोरेट्स को भी G6 बाजार में भाग लेने की अनुमति होगी। इन्हें समय समय पर तय की गई मात्रात्मक सीमा के अनुसार जारी किया जाता है। इसमें भाग लेने के लिए अनुसूचित बैंक, प्राथमिक डीलर या विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है। RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMOs के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या बाजार से इनकी खरीद करता है। RBI देश की अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस का इस्तेमाल करता है। संबंधित सुर्खियाँ, बॉन्ड यील्ड। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO के जरिए बेचने का फैसला किया है। इससे वित्त वर्ष 2023-24 में बॉन्ड यील्ड बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न है जो एक निवेशक अपनी इसकी संपूर्ण परिपक्वता अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है। यील्ड को आमतौर पर ब्याज दर या जारीकर्ता के लिए उधार प्राप्त करने की लागत के रूप में भी जाना जाता है। किसी बॉन्ड की यील्ड उसकी कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब किसी बॉन्ड की कीमत कम होती है तो यील्ड बढ़ती है। बॉन्ड मूल्य और प्रतिफल यील्ड। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST सुर्खियों में क्यों? हाल ही में GST परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग तथा कैसीनो पर 28% GST लागू करने का निर्णय लिया है। प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। कर की दर, इलेक्ट्रॉनिक्स गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% की दर से GST लागू किया गया है। यह GST दर गेम में एंट्री के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर लगाया जाएगा, न कि लगाए गए प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर। स्किल एवं लक या चांस दोनों के आधार पर खेले जाने वाले खेलों को कवर करता है। दोनों प्रकार के खेलों में जीत पर 30% का TDS भी काटा जाता है। ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर आरोपण। भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसी कंपनियों को स्वयं को GST प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराना होगा और कर का भुगतान करना होगा। इसे लागू करने के लिए एकीकृत GST अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है। ऑनलाइन गेम्स के प्रकार। गेम्स ऑफ स्किल, ऐसा गेम जिसका परिणाम प्लेयर की विशेषज्ञता, अभ्यास एवं अनुभव पर निर्भर करता है, न कि केवल संयोग या चांस पर। गेम ऑफ चांस, ये ऐसे गेम्स हैं जिनके रिजल्ट संयोगवश या अकस्मात घटनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। इन्हें सट्टेबाजी, जुआ और हॉर्स रेस के समान माना जाता है। वस्तु एवं सेवा कर GST के बारे में। GST पूरे देश के लिए एकल घरेलू व प्रत्यक्ष कर कानून है। यह एक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। यह वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। इसे 1 जुलाई 2017 को 101वें संवैधानिक संशोधन के जरिए भारत में उत्पाद शुल्क
वैट सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों की जगह लागू किया गया। अप्रत्यक्ष करों पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने भारत में राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकल जीएसटी को लागू करने का विचार पहली बार वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया था। प्रतिदिन या जीएसटी के लिए एक वेब आधारित दैनिक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली है। इसे हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबी के तहत स्थापित किया गया है। जीएसटी की संरचना। केंद्रीय जीएसटी यह केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर वसूला जाता है। इसके तहत एकत्रित राजस्व केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। राज्य जीएसटी यह राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर वसूला जाता है। राजस्व केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। अंतर्राज्यीय जीएसटी यह केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाने वाली बिक्री के लिए वसूला जाता है। केंद्र सरकार वस्तु की गंतव्य के आधार पर राज्यों के साथ आईजीएसटी राजस्व को साझा करती है। जीएसटी की आवश्यकता क्यों? एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना, जटिल कराधान व्यवस्था, टैक्स कैस्केडिंग जैसे मुद्दे, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की आवश्यकता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सीमित होना, कर संग्रह की उच्च लागत। जीएसटी से संबंधित संस्थान निकाय, जीएसटी नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन। जीएसटीएन एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसे करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान सहित जीएसटी प्रणाली के लिए एक आईटी आधार के रूप में विकसित किया गया है। जीएसटीसी ने जीएसटीएन को सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी है। अतः जीएसटीएन में 100% शेयर स्वामित्व सरकार का होगा। इसमें 50% शेयर केंद्र सरकार के पास और 50% शेयर संयुक्त रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास होगा। जीएसटी अपीली अधिकरण, जी-स्टैट केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह जीएसटी कानूनों के तहत अपील का दूसरा मंच है और केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला साझा मंच है। पहले स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण है। यह अपीली प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन, जी-स्टैट अधिनियम 2023 में कुछ बदलाव पेश किए गए। जी-स्टैट के सदस्यों के लिए योग्यता में बदलाव। यह कम से कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है। उसे अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। जी-स्टैट के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष होगी। जी-स्टैट के अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 67 से 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की गई है। संविधान के अनुच्छेद 279 जीएसटी परिषद यानी जीएसटीसी। संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के अधीन जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी अनुच्छेद 279A को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या राजस्व प्रभारी, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई और मंत्री। कार्य, जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करना। मतदान के माध्यम से निर्णय लेना। निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। डाले गए मतों में केंद्र की हिस्सेदारी 33% होती है। परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर दरों, छूट और राजस्व बंटवारे सहित जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय करती है।
कर आधार का विस्तार, सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से कर आधार को विस्तृत करने के लिए 3 व्यापक सिद्धांतों पारदर्शिता, निष्पक्षता और करदाता अनुकूल व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा है। कर आधार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, बैंक खातों और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने से सरकार को बैंक की सहायता से सभी औपचारिक लेन देन को ट्रैक करने में मदद मिली है। नए TDS कोड की शुरुआत, जो पिछले 8 वर्षों में 36% से बढ़कर 65% हो गई है। वित्तीय लेन देन विवरण STF में नए डेटा स्रोतों की शुरुआत, जैसे लाभांश, ब्याज आदि। भारत में कराधान की वर्तमान स्थिति, कर GDP अनुपात, यह किसी देश की GDP की तुलना में उस देश के कर राजस्व, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का अनुपात होगा। GDP की तुलना में कर का अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 11.1%, प्रत्यक्ष कर 6%, अप्रत्यक्ष कर 5.1%। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार की संबंध में कर राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता की एक उपयोगी माप है। सामान्य देश के कर GDP अनुपात में कमी धीमी आर्थिक समृद्धि दर को दर्शाती है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले कुल जनसंख्या का 5.3% है। भारत में सबसे पहले आयकर की अवधारणा 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह ब्रिटिश भारत सरकार के प्रथम वित्त मंत्री थे। 1865 से 1886 के बीच इस कर को अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद से यह कर लगातार आरोपित वसूला जाता रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा जारी किए गए प्रमुख आंकड़े वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में निवल संग्रह 121.18% बढ़ गया है। प्रत्यक्ष कर GDP अनुपात वित्त वर्ष 2013-14 के 5.62% से बढ़कर वित्त वर्ष 21-22 में 5.97% हो गया है। प्रत्यक्ष कर से 2.52% का उछाल दर्ज किया गया है, जो पिछले 15 वर्षों से सबसे अधिक है। कम कर आधार के कारण बृहत आकार के अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति, इस क्षेत्र में लेन देन अक्सर नकदी में किया जाता है, जिससे उनका पता लगा पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। कृषि आय पर कर छूट, यह क्षेत्र लगभग 60% भारतीयों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है। कर मुकदमेबाजी की अधिक घटनाएं, देश में कर मुकदमेबाजी के चलते लगभग 5 लाख मामले लंबित हैं। तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों, वित्तीय और जनशक्ति की कमी, इसके परिणाम स्वरूप कर प्रशासन कम प्रभावी है। संबंधित सुर्खियां, एंजल टैक्स, वित्त मंत्रालय ने एंजल कराधान में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उन विदेशी संस्थाओं को भी अधिसूचित किया है जिन्हें कर प्रावधानों से छूट प्रदान की जाएगी। एंजल टैक्स को 2012 में प्रस्तुत किया गया था। इसे गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयरों की खरीद के माध्यम से गैर हिसाबी धन के सृजन व उपयोग को रोकना है। निवेशक यह खरीद उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर करते हैं। आधिकारिक सांख्यिकी, सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति एनपोज का संशोधित मसौदा तैयार किया है। अन्य संबंधित तथ्य, यह नीति आधारित आधिकारिक सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों का समर्थन करती है। भारत ने 2016 में UNFPOJ को अपनाया था। नीति में उल्लिखित मुख्य पहले महत्वपूर्ण क्षेत्र, एकीकृत डेटा प्रणाली का निर्माण, IDS एमओस्पाई के नेतृत्व में द्वारा डेटा सेट्स को बिना किसी बाधा के आपस में जोड़ा जाएगा। यह राष्ट्रीय और राज्य यूटीज स्तर पर डेटा उत्पन्न करने वाले विभिन्न प्रणालियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगा। नवाचार केंद्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए कोर आधिकारिक सांख्यिकी मुख्य सांख्यिकी उत्पादों जैसे GDP, मूल सूचकांक, SDGs आदि को कोर सांख्यिकी के रूप में डिजाइन किया जाएगा। भारत में आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली की वर्तमान स्थिति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय स्तर पर देश में सांख्यिकी प्रणाली के एकीकृत विकास की योजना बनाने के लिए नोडल एजेंसी है। कोर मुख्य सांख्यिकी की विशेषताएं, यह राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। सरकार के लिए सभी स्तरों पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इसका संग्रह करना और प्रसार करना अनिवार्य है। इन्हें निर्धारित परिभाषाओं, अवधारणाओं और मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसे पूर्व निर्धारित समय अंतराल के साथ समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। इसे अलग अलग पृथक स्तरों पर उपलब्ध करवाना चाहिए होता है। शीर्ष स्तर पर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यह सांख्यिकी मामलों पर एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है। केंद्र सरकार ने 2006 में NSC का गठन किया था। इसे सी रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। 7वीं अनुसूची में स्थान सांख्यिकी विषय संघ सूची की प्रविष्टि 94 और समवर्ती सूची 3 की प्रविष्टि 45 में शामिल है। कानून सांख्यिकी से संबंधित विशेष कानूनों के तहत संबंधित सांख्यिकीय गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इन कानूनों में जनगणना अधिनियम 1948, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 तथा सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 शामिल है। श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पहला आर्टिकल, सुर्खियों में क्यों? हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 जारी किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में LFPR 55.2% से बढ़कर 57.9%, जिसमें से पुरुष 78.5% और महिला 37% हो गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को आरंभ किया गया था। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी मुख्य संकेतकों जैसे कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का वार्षिक आधार पर अनुमान लगाना, इसके मूल्यांकन की गतिविधि की स्थिति पर किया जाता है। शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर केवल 3 महीने के अंतराल के लिए वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति, प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति प्लस सहायक आर्थिकी कार्यकलाप की स्थिति तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों के आधार पर रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। PFS में प्रयुक्त प्रमुख संकेतक श्रम बल भागीदारी दर LFPR यह कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत। बेरोजगारी दर इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्यकलाप की स्थिति यह निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई कार्य गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सामान्य स्थिति कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों के संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है। LFPS के प्रमुख निष्कर्ष संकेतक LFPR कुल 2017-18 में 49.8% और 2022-23 में 57.9%। ग्रामीण जोन में 50.7%, 17-18 में 60.8%, 22-23 में
शहरी 47.6% 2017-18 में, 50.4% 22-23 में। पुरुष 75.8% 17-18 में और 78.5% 22-23 में। महिला 23.3% 2017-18 में और 37% 22-23 में। WPR कुल 17-18 में 46.8% और 22-23 में 56%। UR ये जो है अर्बन है और ये रूरल है। तो अर्बन में कुल 6% 2017-18 में और 2022-23 में 3.2% है। लैंगिक वेतन अंतराल पर PLFS के निष्कर्ष। वर्ष 2023 में स्वरोजगार आधारित श्रमिकों के लिए काम के घंटों के अंतर सबसे अधिक पुरुषों के मामले में यह 50% अधिक था, जबकि यह नियमित वेतन भोगी श्रमिकों 19% के मामले में सबसे कम था। सभी प्रकार के कार्यों में पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक कमाते हैं। स्वरोजगार के मामले में भी यह अंतर सबसे अधिक है। 2023 में स्वरोजगार वाले पुरुष श्रमिकों ने महिलाओं की तुलना में 2.8 गुना अधिक कमाया, जबकि नियमित वेतनभोगी पुरुष श्रमिकों ने 24% अधिक कमाया था। ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर LFPR में वृद्धि हुई है। साथ ही स्वरोजगार वाली महिलाओं के अनुपात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि ग्रामीण स्वरोजगार वाली महिलाओं के लिए प्रति सप्ताह काम करने के औसत घंटे 2019 के 37.1 से गिरकर 2023 में 30.1 हो गए हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। श्रम बल में महिलाएं। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिन को देने की घोषणा की गई। गोल्डिन को यह पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इनका प्रशासन स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन करता है। ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत 1895 द्वारा स्थापित किए गए थे। ये पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के सर्वाधिक कल्याण में योगदान दिया है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 श्रेणियों भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए दिए जाते हैं। गौरतलब है कि छठी श्रेणी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन ने 1968 में सत्यापित किया था। इसे पहली बार 1969 में दिया गया था। कौन सी संस्थाएं पुरस्कार देती हैं? भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज प्रदान करती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन प्रदान करती है। चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन प्रदान करती है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी नॉर्वेजियन संसद द्वारा गठित करती है। पुरस्कार के तौर पर विजेताओं को क्या मिलता है? एक नोबेल डिप्लोमा। प्रत्येक डिप्लोमा एक अनूठी कलाकृति होती है। एक नोबेल पदक और पुरस्कार राशि 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार के तौर पर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की धनराशि प्रदान की गई। नोबेल संविधि के अनुसार विजेताओं के चयन में शामिल जजों को 50 वर्ष तक अपने निर्णय पर सार्वजनिक विचार विमर्श की मनाही है। महिला श्रम बल।
महिला श्रम बल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक। गोल्डिंग के यू आकार के कर्व ने प्रदर्शित किया कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक समृद्धि के बीच ऐतिहासिक रूप से कोई सुसंगत संबंध नहीं है। श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से प्रभावित है। सामाजिक मानदंड, कानून या रीति रिवाज जिन्हें विवाह के बाद प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है, ये अक्सर विवाहित महिलाओं को श्रम की बढ़ती मांग के बावजूद रोजगार में बने रहने से रोकते हैं। पेरेंटहुड प्रभाव, बच्चों की देखभाल केयर इकॉनमी में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक जिम्मेदारी उठाती हैं। इससे उनके करियर में प्रगति करना और आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। तकनीकी नवाचार, गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन बढ़ने से महिलाएं देर से विवाह करने लगी हैं और विवाहित महिलाएं भी बच्चों के जन्म में जल्दबाजी करने से बच रही हैं। इसके चलते उनकी शिक्षा और करियर की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। भारत में लैंगिक अंतराल असमानता को कम करने के लिए उठाए गए कदम, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसके तहत संवैतनिक मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। साथ ही 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा जैसे प्रावधान किए गए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा पर संहिता 2020, भूमि के ऊपर की खदानों में तथा जमीन के नीचे जहाँ निरंतर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वहाँ तकनीकी पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। वेतन संहिता 2019, इसके अंतर्गत किसी प्रतिष्ठान में लैंगिक आधार पर महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। यू आकार का संबंध, विकास प्रक्रियाओं में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी पहले घटती है और फिर बढ़ती है। निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक, कृषि में अधिक हिस्सेदारी होती है। मध्यम आय वाले देशों में भागीदारी कम हो जाती है और उच्च आय वाले देशों में यह भागीदारी अधिक हो जाती है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विकास क्रम, गीग अर्थव्यवस्था सुर्खियों में क्यों? हाल के दिनों में गीग श्रमिकों से जुड़े हुए कई मुद्दे सामने आए हैं जिनमें ब्लिंकिट कंपनी के श्रमिकों की हड़ताल, जोमेटो और स्विगी डिलीवरी राइडर्स द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन शामिल है। गीग अर्थव्यवस्था और गीग श्रमिकों के बारे में। गीग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें रोजगार सामान्यतः अस्थायी होता है। इसके अंतर्गत संगठन अल्पकालिक नियुक्तियों के लिए मुक्त श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गीग श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था से अलग अन्य रोजगार गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इन्हें व्यापक तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म गीग श्रमिक, ऐसे श्रमिक जिनके कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि पर आधारित होते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स में शामिल है जोमेटो, स्विगी, ओला आदि। नॉन प्लेटफॉर्म गीग श्रमिक ये सामान्यतः पारंपरिक क्षेत्र में नियोजित सामयिक वेतनधारी तथा ऑन अकाउंट वर्कर्स होते हैं। ये पार्ट टाइम या फुल टाइम में कार्य करते हैं। गीग इकॉनमी के बढ़ने के कारण इंटरनेट तक व्यापक पहुंच, स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेज़ी से वृद्धि, कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं। कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बढ़ती मांग। भारत में गीग अर्थव्यवस्था से संबद्ध विनियामकीय ढांचा, मजदूरी संहिता 2019 यह गीग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नियोजित सभी श्रमिकों के यूनिवर्सल न्यूनतम वेतन तथा
फ्लोर वेज हेतु प्रावधान करती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 यह गीग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उनके अधिकारों की रक्षा करती है। इसमें गीग प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पात्रताओं की व्याख्या कर उन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया गया। यह एक सामाजिक सुरक्षा कोष और एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव करती है। यह बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं की निगरानी करेगा तथा योजनाओं के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। उपभोक्ताओं के लिए पर्सनलाइज्ड सेवा प्रदान करता है। समय और पैसे की बचत। कर्मचारियों के लिए काम करने में लचीलापन मिलता है। रिमोट वर्किंग की सुविधा। वर्क लाइफ के बीच संतुलन। ये जो है गीग इकॉनमी का महत्व। देश के लिए रोजगार सृजन। अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों और समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता का समाधान। स्टार्टअप्स के कामकाज और व्यवसाय में बने रहने में सहायक। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। नियोक्ताओं के लिए श्रम की लागत में कमी। नियमों के पालन में आने वाली लागत में कमी। अलग अलग स्किल वाले श्रमिकों की उपलब्धता। गीग इकॉनमी और गीग श्रमिकों के बेहतरी के लिए हाल ही में कुछ अन्य सकारात्मक विकास। हाल ही में श्रम वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से देश में गीग श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू करने का आग्रह किया है। इसके अलावा हाल ही में G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2023 संपन्न हुई। इस बैठक में गीग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए अस्थायी सामाजिक सुरक्षा पर एक आउटकम दस्तावेज को अपनाया गया। राजस्थान सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है। इस प्रकार राजस्थान सरकार ने गीग श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी विधेयक लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। बैंकिंग और मौद्रिक नीति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात सुर्खियों में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अधिशेष तरलता को अवशोषित करने के लिए ICRR का उपयोग किया था। बाद में जब नकदी की स्थिति स्थिर हो गई तो ICRR को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया। नकद आरक्षित अनुपात CRR और वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात ICRR। CRR बैंकों की अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत के पास नकद के तौर पर रखना पड़ता है, जिसे CRR कहा जाता है। बैंकों के लिए अपनी NDTL अर्थात नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास CRR के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। निवल मांग और मियादी देयताएं NDTL यह किसी बैंक की डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ या ODTL तथा सार्वजनिक क्षेत्र के या किसी और बैंक में उसके द्वारा रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में जमा राशि के बीच के अंतर को दर्शाता है। RBI अधिनियम 1934 के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक शामिल हैं के लिए CRR बनाए रखना अनिवार्य है। ICRR वस्तुतः नकद आरक्षित अनुपात CRR के समान है। इसमें बैंकों को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास अलग रखना पड़ता है। इस राशि पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसके लिए निम्नलिखित अंतर है। RBI के पास CRR के अलावा ICRR को भी लागू करने का विकल्प है। वसूली जाने वाली ब्याज दर CRR से अलग होती है।
सीआरआर के साथ साथ आईसीआरआर को कैसे लागू किया जाता है? केवल सीआरआर का लागू होना। माना कि एनडीटीएल 100 रुपया है, 4.5% की दर से सीआरआर लागू। 4.5 रुपया सीआरआर से जमा, आरबीआई द्वारा प्रबंधित कुल राशि 4.5 रुपया। माना कि सीआरआर तथा आईसीआर का लागू होना। माना कि नया एनडीटीएल 150 रुपया है, 4.5% की दर से सीआरआर लागू, 6.75 रुपया सीआरआर से जमा। एनडीटीएल में 50 रुपये की वृद्धि, 10% की दर से लागू, आईसीआरआर लागू, 5 रुपये आईसीआरआर से जमा। आरबीआई द्वारा प्रबंधित कुल राशि 11.75 रुपये। आईसीआरआर का प्रभाव तरलता में हुई वृद्धि को संभालने के लिए हाल ही में सरकारी व्यय में बढ़ोतरी, विदेशी निवेश में वृद्धि, 2000 रुपये के नोट की वापसी आदि कारणों से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि दर्ज की गई है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। सीपीआई आधारित भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून के 4.9% की तुलना में जुलाई 2023 में बढ़कर 7.5% हो गई थी। इसे नियंत्रण में लाने के लिए सख्त मौद्रिक नीति अपनाने की आवश्यकता है। बैंकिंग को मजबूत बनाना। सीआरआर में वृद्धि में नकदी का बफर बनता है। इससे आर्थिक संकट के समय बैंक रन जैसे खतरों से निपटने में मदद मिलती है। बैंक रन किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के दिवालिया होने के डर से जब बड़ी संख्या में उसके ग्राहक अपनी जमा राशि निकालते हैं तो इसे बैंक रन कहते हैं। ऋण वितरण में कमी से वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आएगी। इससे अर्थव्यवस्था में कुल समग्र मांग कम हो जाएगी। तरलता प्रबंधन के अन्य उपाय। अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ, इनके तहत आरबीआई बैंकों की कोई सरकारी प्रतिभूति दिए बिना उनसे तरलता जमा अवशोषित कर लेता है। रेपो और रिवर्स रेपो दर में बदलाव। इन दरों में बदलाव से बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर के साथ साथ ऋण देने की दरों पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। खुला बाजार परिचालन ओमो, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों बॉन्ड्स की बिक्री या खरीद को खुला बाजार परिचालन कहा जाता है। अर्थोपाय अग्रिम, यह केंद्र और राज्य सरकारों को अस्थायी तौर पर ऋण देने की एक सुविधा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशेष अंतरण। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। यह 2021-22 से 188% अधिक है। अन्य संबंधित तथ्य। चूँकि आरबीआई को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 अधिशेष लाभ का आवंटन के अनुसार अधिशेष राशि सरकार को अंतरित करता है। आरबीआई का कुल व्यय ब्याज से प्राप्त होने वाले इसके कुल आय की तुलना में काफ़ी कम है। इससे आरबीआई के पास अतिरिक्त पैसा बच जाता है। ये आरबीआई केंद्र सरकार को किया गया अधिशेष अंतरण है। 2010-11 में 15,009 रुपये और यही 20-21 में 99,112 रुपये। इससे पहले आरबीआई इस अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा अपनी आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि के रूप में अपने पास रखता था। हालांकि मालेगांव समिति 2013 की सिफारिशों के पश्चात और आगे चलकर बिमल जालान समिति द्वारा पेश की गई संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के 2014-15 के तहत आरबीआई द्वारा सरकार को किए जाने वाले अधिशेष के अंतरण में वृद्धि हुई है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर पर निर्भरता की समाप्ति। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों और आरबीआई द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्हें लिबोर से
पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने हेतु कहा गया है। अन्य संबंधित तथ्य: लिबोर और मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट राइट रेट मिफोर का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। मिफोर घरेलू ब्याज दर के लिए एक बेंचमार्क है। इसे वर्तमान में फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड FBIL द्वारा जारी किया जाता है। बैंकों वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उनके या उनके ग्राहकों द्वारा किया गया कोई भी नया ट्रांजैक्शन या किसी ट्रांजैक्शन का मूल्य निर्धारण अमेरिकी डॉलर आधारित लिबोर या मिफोर पर निर्भर न हो। गौरतलब है कि 2017 में ब्रिटिश वित्तीय अधिकारियों को एक जांच से यह पता चला था कि कुछ बड़े बैंकों ने गलत डेटा प्रदान करके संदर्भ दर को ज़्यादा या कम किया है। इस हेरफेर के बाद यह आवश्यक हो गया था कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली में लिबोर का उपयोग समाप्त किया जाए। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर के बारे में। बेंचमार्क दर। लिबोर एक वैश्विक बेंचमार्क दर है। सरल शब्दों में लिबोर का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए एक बेंचमार्क या संदर्भ दर के तौर पर किया जाता है। इसी दर पर प्रमुख वैश्विक बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं। ये ऋण अल्पावधि के लिए दिए जाते हैं। वित्तीय बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, निपटान और वित्तीय अनुबंधों के मूल्यांकन के उद्देश्य से उपयोग में लाए जाने वाले सूचकांकों, मूल्यों या संदर्भ दरों को वित्तीय बेंचमार्क कहा जाता है। विनियमन। 2014 से पहले लिबोर को ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा तय किया जाता था। बाद में बेंचमार्क के रखरखाव को UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के दायरे में लाया गया। गणना। 31 दिसंबर 2021 से पहले लिबोर की गणना 5 मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक और जापानी येन के लिए की जाती थी। इसके अलावा इसकी गणना इनमें से प्रत्येक मुद्रा के संबंध में 7 अवधियों ओवरनाइट, स्पॉट, नेक्स्ट, 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना के लिए की जाती थी। मार्च 2021 में इसे चरणबद्ध रूप से वापस लेने की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद केवल US डॉलर आधारित लिबोर को जारी करने की अनुमति दी गई थी। लिबोर को निर्भरता को खत्म करने से भारत को मिलने वाले लाभ। वित्त पोषण की लागत में कमी। लिबोर पर भारत की समाप्ति के परिणाम स्वरूप निर्भरता की समाप्ति के परिणाम स्वरूप वित्त पोषण की लागत में कई तरीकों से कमी आ सकती है, क्योंकि इसके बाद संदर्भ दरों की गणना अधिक बेहतर और पारदर्शी तरीके से होगी। ऋण लेने की लागत में कमी। इसके परिणाम स्वरूप उधार देने वालों और निवेशकों द्वारा कम ब्याज दर या ब्याज दर स्प्रेड की मांग की जा सकती है। अधिक प्रतिस्पर्धा। वैकल्पिक संदर्भ दरों की शुरुआत से संदर्भ दरों के लिए ब्याज में अधिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। इससे वित्तीय उत्पादों का अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण हो सकता है। लिबोर के अन्य विकल्प हैं। USA का सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SOFR, यूरोप का यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर्ड यूरिबोर, जापान का टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड टीबोर, चीन का शंघाई इंटरबैंक ऑफर्ड सीबोर, भारत का मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट रेट यानी MME4। भारत के संदर्भ में होने वाला बदलाव। वैकल्पिक संदर्भ दरें। RBI ने ARR की एक प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के लिए ब्रिटिश पाउंड के बजाय मुद्राओं की एक बास्केट से दरें चुनने की सुविधा प्रदान करती है। मिफोर घरेलू ब्याज दर के लिए एक बेंचमार्क है। इसे वर्तमान में फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया जाता है। फॉल बैक क्लॉज। RBI ने उन सभी पुराने वित्तीय अनुबंधों में फॉलबैक क्लॉज को शामिल करने पर जोर दिया है, जिन्हें संदर्भ दर के तौर पर लिबोर या मिफोर का प्रयोग हुआ है। चूँकि इस संदर्भ दर का अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉलबैक क्लॉज संशोधित शर्तों के लिए एक समझौता के समान होगा। यह पारदर्शिता और निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है।
फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एफबील उत्पत्ति। एफबील का गठन 2014 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया था। इसका स्वामित्व संयुक्त रूप से फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के पास है। इसका उद्देश्य भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित करना और उस पर नज़र रखना है। विनियमन। एफबील को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। एफबील के कार्य मत या राय के जरिए जुटाए गए डेटा और बाजार डेटा का संग्रह एवं प्रस्तुतिकरण, बेंचमार्क की गणना संबंधी पद्धतियों का निर्माण, उन्हें अपनाना और समय समय पर उनकी समीक्षा करना, बेंचमार्क की गणना, प्रकाशन और उसका प्रबंधन करना। भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार। सीमा पार भुगतान, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स सुर्खियों में क्यों? हाल ही में RBI और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब ने G20 टेक स्प्रिंट 2023 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सीमा पार भुगतान में सुधार के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देना है। G20 से संबंधित टॉपिक को सीमा पार भुगतान के बारे में, यह एक प्रकार का वित्तीय लेन देन है जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच होता है। इस प्रकार के लेन देन में प्रेषक और प्राप्तकर्ता अलग अलग देशों में स्थित होते हैं। 2030 तक सीमा पार भुगतान बाजार के $290 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। सीमा पार भुगतान के सामान्य प्रकार: इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र, स्विफ्ट कोड का उपयोग कर एक बैंक से किसी अन्य देश में स्थित दूसरे बैंक में धन का हस्तांतरण। डिजिटल वॉलेट, इसमें पेपॉल, गूगल पे या एप्पल पे जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जा सकता है। अन्य, इसमें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन देन, क्रिप्टो करेंसी आदि शामिल हैं। सीमा पार भुगतान की प्रक्रिया: दोनों जगह के बैंक खातों का उपयोग करके सरलता से सीमा पार भुगतान। प्रतिनिधि बैंक का उपयोग करके सीमा पार भुगतान। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय बैंक एक दूसरे के पास अपना खाता खोलते हैं और उसी के जरिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। इसके तहत प्रतिनिधि बैंक के तहत इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय बैंक एक दूसरे के पास अपना खाता नहीं खोलते हैं। इसके बजाय किसी मध्यस्थ या प्रतिनिधि बैंक में अपना खाता रखते हैं और वे उसी के जरिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। सीमा पार भुगतान का महत्व: वैश्वीकरण। सीमा पार भुगतान वैश्वीकरण प्रक्रिया का एक मूलभूत तत्व है। वैश्विक बाजारों तक पहुँच यह व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक अपना विस्तार करने और नए ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों तक पहुँचने में सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय समावेशन, यह वंचित समुदायों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीमा पार भुगतान का विशेष पहल: विप्रेषण को भेजने में आसानी। 2016 के बाद से भारत का सीमा पार विश्लेषण 8% की CAGR से बढ़ रहा है। यात्रा और पर्यटन की सुविधाजनक बनाना। 2021 में भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग ने देश की GDP के लगभग $178 बिलियन का योगदान दिया था। विदेशी निवेश में तेजी। वित्त वर्ष 2023 में भारत को कुल $70.97 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ है। सीमा पार भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय: RBI पेमेंट विजन 2025। इसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों या व्यवस्थाओं का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने भीम UPI QR कोड के माध्यम से सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों
वहाँ की कंपनियों व व्यापारिक संस्थाओं के मिलकर कई पहले शुरू किए हैं। वर्तमान में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में भीम यूपीआई QR कोड के माध्यम से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है। RBI ने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और NRIs को यूपीआई के इस्तेमाल की अनुमति दी है। सीमा पार भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के उपयोग पर भारत UAE समझौता ज्ञापन हुआ है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी सुर्खियों में क्यों? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म के बारे में सेबी ने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से ट्रेडिंग के समय आने वाले टेक्निकल ग्लिच से निवेशकों को बचाने के लिए आरंभ किया है। ट्रेडिंग के समय टेक्निकल ग्लिच के चलते निवेशक अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इससे दो फेस होते हैं, एक प्राइमरी साइट और एक डिजास्टर रिकवरी साइट। यह प्लेटफॉर्म सभी ट्रेडिंग केंद्रों से ट्रेडिंग मेंबर्स के ट्रेड्स को डाउनलोड करता है। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग या वायरलेस तकनीक का उपयोग करने वाले निवेशकों को इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस करने के लिए एक लिंक के साथ SMS ईमेल भेजता है। इसे देश के सभी स्टॉक एक्सचेंजों BSE, NSE, NCDEX, MCX और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। सेबी के बारे में स्थापना। सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इस कानून के जरिए इसे एक सांविधिक निकाय बना दिया गया। हालांकि इसे भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 1988 में गठित किया गया था। संगठनात्मक संरचना। बोर्ड में 9 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष केंद्र सरकार नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इनमें से बोर्ड के एक सदस्य को RBI नियुक्त करता है और 2 बोर्ड सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा तथा 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेबी के कार्य। प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करना। स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज को विनियमित करना। प्रतिभूतियों यानी शेयर में इनसाइड ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करना। स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट आदि का पंजीकरण और उनका विनियमन करना। निवेशक शिक्षा और मध्यवर्तियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। सेबी की शक्तियाँ। सेबी एक अर्धविधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है। यह प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के कामकाज को विनियमित करने के लिए विनियम तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियमों को पारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है। प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 के आधार पर सेबी 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य की किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित कर सकता है। साथ ही नियमों के गैर अनुपालन के मामलों में यह परिसंपत्तियों को अटैच कर सकता है। सेबी किसी भी प्रतिभूति लेन देन के संबंध में जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्था से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी मांग सकता है। जुर्माना लगाने, किसी संस्था या व्यक्ति को अस्थायी या अस्थायी रूप से बाजार से प्रतिबंधित करने जैसे कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। निवेशकों के हितों में ऐसी किसी भी मध्यवर्ती या व्यक्ति का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। सेबी द्वारा हाल ही में शुरू की गई कुछ पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के लिए संशोधित समय सीमा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने कंपनियों की IPO लिस्टिंग की समय सीमा 6 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी है। इसे T+6 की जगह T+3 कर दिया गया है। IPO का तात्पर्य प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री से है। यह कंपनियों के लिए धन जुटाने के सबसे बड़े स्रोत के रूप में कार्य करता है। सेबी का
नया कदम आईपीओ जारीकर्ताओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। साथ ही यह कंपनियों को पूंजी और तरलता तक त्वरित पहुंच प्रदान करेगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बीआरएसआर कोर आश्वासन के लिए फ्रेमवर्क और मूल्य श्रृंखला के लिए ईएसजी प्रकटीकरण की शुरुआत की। ईएसजी प्रकटीकरण की शुरुआत की। पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस। ईएसजी एक फ्रेमवर्क है जो हितधारकों को यह समझने में मदद करता है कि कोई संगठन ईएसजी मानदंडों से संबंधित जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे कर रहा है। सेबी ने इसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता, दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम 2015 में संशोधन किया है। संशोधन के जरिए निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। बीआरएसआर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर और अपडेटेड बीआरएसआर कोर बीआरएसआर का एक सबसेट है। इसे 9 ईएसजी विशेषताओं के तहत मुख्य प्रवर्तन संकेतकों का एक सेट शामिल है। बीआरएसआर रिपोर्टिंग के माध्यम से सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए मानकीकृत तरीके से ईएसजी प्रकटीकरण को परिभाषित किया है। मूल्य श्रृंखला के लिए ईएसजी प्रकटीकरण। पहले ये भारतीय उभरते हुए बाजारों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए छोटे शहरों में रोजगार सृजन, व्यवसाय का खुलापन, महिलाओं को भुगतान किए जाने वाला सकल वेतन जैसे आश्वासन के लिए कुछ नए केपीआईज की पहचान की गई है। मूल्य श्रृंखला के लिए ईएसजी प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2024-25 से सूचीबद्ध शीर्ष 250 कंपनियों बाजार पूंजीकरण के आधार पर लागू होगा। सूचीबद्ध कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट बीआरएसआर कोर के अनुसार मूल्य श्रृंखला के लिए प्रकटीकरण करेंगी। मूल्य श्रृंखला में किसी सूचीबद्ध कंपनी के शीर्ष अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साझेदारों को भी शामिल करना होगा, जो कुल मिलाकर क्रमशः इसकी खरीद बिक्री के 75% मूल्य के अनुसार हिस्से को कवर करते हैं। संबंधित सुर्खियाँ: डब्बा ट्रेडिंग, पहली बॉक्स ट्रेडिंग, नेशनल एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने डब्बा ट्रेडिंग में शामिल संस्थाओं का नाम लेते हुए एक नोटिस जारी किया है। डब्बा ट्रेडिंग एक अनौपचारिक ट्रेडिंग है। यह स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर होती है। इसके तहत ट्रेडर्स किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन देन किए बिना ही स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव पर दांव लगाते हैं। यह एक्सचेंज में होने वाली ट्रेडिंग के समान ही है। इसके अंतर्गत आय या लाभ का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों को कराधान से बचने में मदद मिलती है। इसे प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 के तहत एक अपराध माना गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सेबी ने उच्च जोखिम वाले कुछ चिन्हित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की ओर से अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश किया है। इस फ्रेमवर्क या प्रस्ताव को एक परामर्श पत्र के तौर पर जारी किया गया है। भारत में एफपीआई के लिए मौजूदा प्रावधान सेबी द्वारा विनियमित यह सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियमन 2019 के तहत विनियमित है। सेबी ने भारतीय प्रतिभूतियों शेयर में एफपीआई द्वारा किए जाने वाले निवेश पर कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। कानूनी प्रावधान: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 भारत में एफपीआई को प्रबंधित करने वाला प्राथमिक कानून है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 और धन शोधन निवारण रिकॉर्ड्स का रखरखाव नियम 2005
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई की तुलना। एफडीआई का आशय विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित उद्यम में प्राप्त ब्याज प्राप्त करने के लिए किए गए निवेश से है। एफपीआई का आशय विदेशी निवेशकों द्वारा किसी दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर या बॉन्ड में निवेश। निवेशकों की भूमिका इसमें एफडीआई में सक्रिय निवेशक होते हैं, एफपीआई में निष्क्रिय निवेशक। और प्रकार इसमें एफडीआई में प्रत्यक्ष निवेश, एफपीआई में अप्रत्यक्ष निवेश। नियंत्रण की मात्रा एफडीआई में अत्यधिक नियंत्रण और एफपीआई में बहुत कम नियंत्रण। दीर्घकालिक निवेश अवधि दीर्घकालिक निवेश एफडीआई में और एफपीआई में अल्पकालिक निवेश। कहाँ निवेश किया जाता है? एफडीआई में विदेशी भौतिक परिसंपत्तियों या उद्यमों में, और एफपीआई में दूसरे देश की वित्तीय परिसंपत्तियों में। प्रवेश और निकास एफडीआई में कठिन और एफपीआई में अपेक्षाकृत आसान। शामिल जोखिम एफडीआई में स्थिर और एफपीआई में परिवर्तनशील। एफपीआई से संबंधित समस्याएं प्रेस नोट 3 यानी PN3 की शर्तों का उल्लंघन दुरुपयोग। PN3 के तहत यह अनिवार्य बनाया गया है कि भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश की कोई कंपनी केवल सरकारी मांग के जरिए ही भारत में निवेश कर सकती है। चूँकि PN3 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर लागू नहीं होता है, इसलिए PN3 की शर्तों से बचने के लिए एफपीआई मार्ग का दुरुपयोग किया जा सकता है। संबंधी पार्टी लेन देन के प्रकटीकरण में विफलता। आरपीटी का तात्पर्य दो पक्षों कंपनियों के बीच किए गए किसी सौदे या व्यवस्था से है, जो पहले से मौजूद व्यावसायिक संबंध या सामान्य हित के चलते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरपीटी के गैर प्रकटीकरण पर आपत्ति उठाई गई थी। एफपीआई के लिए जो वर्तमान फ्रेमवर्क है, उससे एफपीआईज को आरपीटी प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से दरकिनार करने की अनुमति मिल हुई है। एफपीआईज के विनियमन के लिए सेबी का प्रस्ताव। एफपीआई का वर्गीकरण एफपीआई को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कम जोखिम वाले एफपीआईज सरकार से संबंधित इकाइयाँ, कंपनियाँ जैसे केंद्रीय बैंक, सोवरेन वेल्थ फंड्स आदि। जो मध्यम जोखिम वाले एफपीआईज जैसे पेंशन फंड्स या पब्लिक रिटेल फंड्स, ऐसे फंड्स के निवेशक बहुत अधिक संख्या में होते हैं और इनकी पहचान सरल नहीं होती है। उच्च जोखिम वाले एफपीआईज अन्य सभी निवेशक जो उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। उच्च जोखिम वाले एफपीआईज के लिए अधिक पारदर्शिता संबंधी उपाय। पारदर्शी तरीके से पहचाने गए उच्च जोखिम वाले एफपीआईज के लिए अपने फंड के स्वामित्व, आर्थिक हित और नियंत्रण के बारे में अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य किया जा सकता है। अतिरिक्त प्रकटीकरण उपर्युक्त जोखिम वाले एफपीआईज के लिए अग्रलिखित दशाओं में अतिरिक्त प्रकटीकरण अनिवार्य होगा। यदि किसी कंपनी में उनका निवेश या किसी कंपनी की एयूएम में उनकी समग्र हिस्सेदारी एक सीमा से अधिक है। कारपोरेट ऋण बाजार सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सेबी ने कारपोरेट ऋण बाजार विकास फंड को शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। CDMDF के बारे में कोष, इसका गठन एक वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में किया गया है। इसके तहत बाजार में संकट दबाव के दौरान निवेश ग्रेड वाली कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद की जाएगी। वैकल्पिक निवेश फंड
वस्तुतः निजी तौर पर एकत्र किए गए फंड्स होते हैं। इन्हें भारत में निवेश करने के लिए स्थापित या नियमित किया जाता है। ऐसे फंड के लिए आवश्यक धनराशि अनुभवी निवेशकों जैसे एंजल निवेशक, वेंचर कैपिटलिस्ट आदि से जुटाई जाती है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड एक प्रकार की रेटिंग है जो दर्शाती है कि नगरपालिका या कॉरपोरेट बॉन्ड में डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। CDMDF को शुरू करने का उद्देश्य प्रायः बाजार में संकट दबाव के दौरान ऋण बाजार को कई दबावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे संकट के समय सबसे पहले खुले बाजार में बॉन्ड्स और प्रतिभूतियों, विशेष रूप से लंबी परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड्स और प्रतिभूतियों की बिक्री होने लगती है, जिससे तरलता संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समय में CDMDF तरलता पहुंच प्रदान करके बाजार की मदद करेगा। जिस प्रकार संकट आने पर RBI बैंकों के लिए तरलता उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार यह फंड कॉर्पोरेट ऋण बाजार की मदद करेगा। योगदान कुछ विशेष ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के लिए इस फंड में योगदान करना अनिवार्य होगा। अवधि टेन्योर इसकी अवधि शुरुआत में 15 वर्ष होगी, हालांकि इसे सेबी के निर्देशों के अनुसार विस्तारित किया जा सकता है। कॉर्पोरेट ऋण बाजार के बारे में ऋण बाजार को प्रायः बॉन्ड बाजार या फिक्स्ड इनकम मार्केट या क्रेडिट मार्केट कहा जाता है। ऋण बाजार को मोटे तौर पर सरकारी बॉन्ड या बॉन्ड बाजार और कॉर्पोरेट ऋण बॉन्ड बाजार में वर्गीकृत किया जा सकता है। इशू जारी करना कंपनियां प्रायः अपने कामकाज को बढ़ाने, नया उत्पाद बनाने या नई विनिर्माण सुविधाएं खोलने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करती हैं। प्रकृति कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आमतौर पर लंबी अवधि के ऋण लिखित होते हैं। इनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। विनियमन कॉर्पोरेट ऋण बाजार के विनियमन का अधिकार सेबी के पास है। 2002 में सेबी और RBI के बीच नियामकीय क्षेत्राधिकार को प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 में संशोधन करके स्पष्ट किया गया था। इसके बाद मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों को RBI के विनियामकीय क्षेत्राधिकार में स्पष्ट रूप से लाया गया था। भारत में बॉन्ड बाजार की स्थिति मार्च 2022 तक भारत में आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स GDP के लगभग 17% के बराबर था। अन्य उभरती हुई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह आंकड़े काफ़ी अधिक हैं। साउथ कोरिया 80% से अधिक, मलेशिया 50% से अधिक, चीन लगभग 40%। कॉर्पोरेट ऋण बाजार का महत्व निवेश के लिए आवश्यक आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में इस बात पर बल दिया गया था कि भारत को उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था से निवेश आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की ज़रूरत है। संसाधनों की कुशल आवंटन यह कॉर्पोरेट्स हेतु लागत प्रभावी ढंग से धन जुटाने और बैंक वित्त पर निर्भरता कम करने के लिए अतिरिक्त मांग के रूप में कार्य करता है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में सुधार अच्छी तरह से विकसित कॉर्पोरेट ऋण बाजार से बाह्य वाणिज्यिक उधारी ECBs पर कॉर्पोरेट जगत की निर्भरता में कमी आती है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ECBs पर अधिक निर्भरता को अस्थिरता का सूचक भी माना जाता है। निवेशक को सेवा कोष और निवेशक सुरक्षा कोष सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज एवं डिपॉजिटरी द्वारा देख रेख किए जाने वाले निवेशक सुरक्षा कोष IPF और निवेशक सुरक्षा कोष ISF के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रस्तुत किए हैं। निवेशक सुरक्षा कोष IPF की स्थापना का उद्देश्य स्टॉक एक्सचेंज के भागीदारों जैसे स्टॉक ब्रोकर और निवेशक के हितों की रक्षा करना है। और स्थापना सभी स्टॉक एक्सचेंज एवं डिपॉजिटरी का एक IPF की स्थापना करेंगे। डिपॉजिटरी एक वित्तीय संस्थान या संगठन होता है
जो व्यवसायों और व्यक्तियों से वित्तीय लिखतों की डिपॉजिट स्वीकार करता है। वह स्टॉक तथा बॉन्ड जैसे वित्तीय लिखतों को खरीदने और बेचने में सहायता भी करता है। उदाहरण के लिए डीमैट खाते भारत में केवल अग्रलिखित डिपॉजिटरी में ही खोले जा सकते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL और नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL। प्रशासन स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के IPF के प्रशासनिक कामकाज की देखरेख इसी उद्देश्य से बनाए गए अलग अलग ट्रस्टों द्वारा की जाएगी। पृथक्कृत निधि स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी यह सुनिश्चित करेंगे कि IPF में धनराशि पूरी तरह से अलग रहे। साथ ही उन्हें यह भी देखना होगा कि उनके IPF क्रमशः स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को की किसी भी देयता से मुक्त हों। समीक्षा स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी यह सुनिश्चित करने के लिए अर्धवार्षिक समीक्षा करेंगे कि IPF की राशि अपने उचित स्तर पर है या नहीं। IPF में अंशदान स्टॉक एक्सचेंज प्राप्त हुए लिस्टिंग शुल्क का 1%। आम जनता के समक्ष सब्सक्रिप्शन के लिए प्रतिभूतियों की पेशकश के समय जारीकर्ता कंपनियों द्वारा रखी गई 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट पर प्राप्त ब्याज का 100%। सेबी के नियमों का पालन न करने पर ट्रेडिंग करने वाले सदस्यों और सूचीबद्ध कंपनियों से वसूला गया जुर्माना। IPF से किए गए किसी भी निवेश से प्राप्त ब्याज या आय का कम से कम 70%। IPF का उपयोग डिफ़ॉल्ट होने वाले ट्रेडिंग मैनेजर्स TMS के ग्राहकों के वैध निवेश दावों का निपटान करने में, निवेशकों को अंतरिम राहत संबंधी भुगतान करने में। डिपॉजिटरी के कामकाज में उन्हें प्राप्त लाभ का 5%। डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और अन्य सदस्यों से प्राप्त सभी जुर्माने व दंड। IPF से किए गए किसी भी निवेश से प्राप्त ब्याज या आय। निवेशक शिक्षा और निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार या शेयर मार्केट संबंधी साक्षरता को बढ़ाना और प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देना। बेनिफिशियल ऑनर के वैध दावों को पूरा करने में निवेशक